सच में बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ यहाँ पे, और सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ऐसा लग रहा है जैसे एक जुड़ाव होता है ना जो हमारा आपस में, वो जुड़ाव बहुत दिनों से जैसे कहीं मिसिंग था, और आज यहाँ आके वो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि हाँ हम जुड़े हुए हैं, हम साथ साथ हैं। अभी भी जो हमारी एक वेवलेंथ है, जो हमारी सोच है, वो इस कदर मतलब आगे बढ़ गए हैं। हम सब लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता है कि हाँ हमें मिल बैठ के बार बार इसके ऊपर एक डिस्कोर्स बनाने की जरूरत है। जो आधी अधूरी चीजें बीच में हम छोड़ देते हैं या हम नहीं कह पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ के, जरूरी नहीं हमेशा ऐसी कार्यशालाएं हो, लेकिन एक छोटे छोटे समूहों में बैठ के लाइक माइंडेड जो लोग हैं, एक इस तरह की बात रखी जाए जिसमें एक बड़े इनफॉर्मल लेवल पे हम कोई भी बात अपनी कर सकते हैं, कि किसी भी इशू के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आज सच में बहुत टाइम बाद मैं वैसे आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपनी कुछ चीज़ों में बिजी रही, कभी बाहर बच्चों के पास जाना हो जाता है और ऐसे करके। तो लेकिन जब मनीषा जी ने इतने प्यार से कहा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जाना तो बनता है मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और जो तीनों स्पीकर्स जो थे, मैम अनीता और प्रीति और सविता जी ने, मतलब बहुत कमाल की प्रेजेंटेशन दी है, बहुत कमाल की। अच्छे अच्छे सेमिनार्स में भी मतलब इस तरह की जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको अलग रखा जाता है, समझा जाता है उनको, और उनके ऊपर चर्चा होती है उस तरह की प्रेजेंटेशंस दी है। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई भी मुद्दा छोड़ा है, और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा इन्होंने कुछ बोलने के लिए क्योंकि इन्होंने काफी ऑर्गेनाइज्ड करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। और ऐसे ऐसे जो मुद्दे, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है हम इन मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे चले जाइए, 3-4 दशक पहले चले जाइए, तब भी हम इन्हीं मुद्दों की बात कर रहे थे, और आज 2024 में हम इन्हीं मुद्दों, खत्म होने वाला है ये साल, हम इन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉन्टेक्स्ट जरूर बदल गया है, स्वरूप भी बदला है, और कुछ मुद्दे जो पहले सिर्फ हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ले रहे थे, अब वो बहुत सीरियस हो चुके हैं। और वो इतने सीरियस हो चुके हैं क्योंकि उसमें एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उसमें एक हमारा जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो किस तरह से उन चीजों को देखना चाहता है, या उनको हाशिए पे धकेलना चाहता है, या हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बात ही ना हो। ज्यादातर हमें लगता है कि एक इनडिफरेंट जो एटीट्यूड, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर 1970 का दशक ले लीजिए, 80 का ले लीजिए, 90s का ले लीजिए, 2000 का ले लीजिए, एक प्रोग्रेसिव थॉट था तब हमारे बीच में। हमें ये था कि हमें इन चीजों पर बात करनी है। आपको मैं बताऊं 1970 में, थोड़ा टाइम है ना मेरे पास बात करने के लिए, मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसके बाद सवालों को लेंगे हम, क्योंकि सवाल भी उतने ही अहमियत रखते हैं। 70s में पहली बारी, क्योंकि उससे पहले क्या पढ़ाया जा रहा था या क्या रिसर्च की जा रही थी, वो सारी मैन सेंट्रिक इन द सेंस में जो भी काम हो रहा है, जो भी रिसर्च हो रही है सोशल साइंसेज में या कहीं पे भी हो रही है, तो उसमें आदमियों की क्या रूपरेखा है, उनमें आदमियों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस एंगल से फैमिली को भी, फैमिली में भी ये देखा जाता है ना, कौन है पुरुष जो काम कर रहा है, पैसा कौन कमा के ला रहा है, और औरत तो सिर्फ घर चला रही है, वो उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है, लाने वाला तो पुरुष ही है। अगर औरत काम भी कर रही है तो भी इसकी चर्चा नहीं थी। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स रोल्स से शुरू करके हम विमेन स्टडीज पे आए 70s में, और फिर 80s 90s में हम जेंडर स्टडीज पे बात की, क्योंकि हमें लगा सेक्स रोल्स में ये देखते थे कि हाँ स्त्री और पुरुष, महिला, मेल फीमेल की कैटेगरी में हमने बांट दिया था, बायोलॉजिकल कैटेगरीज। विमेन स्टडीज में आए तो हमने देखा कि हाँ पुरुषों को तो समझने की जरूरत नहीं है, औरतों को ही समझो, बस उन्हीं की समस्याएं हैं, लेकिन इन रिलेशन टू मेन औरतें कहाँ हैं उस पर सवाल ही नहीं उठते थे कभी। बस हाँ औरतों की इतनी % साक्षरता है, ये हेल्थ स्टेटस है, ये है वो है। फिर हम जेंडर स्टडीज की तरफ मूव किया हमने,
और ये पर्सपेक्टिव हमें लगा कि ये सूट करता है हमें सोशल साइंसेज में या कहीं पे भी आप समझ रखना चाहते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे सवाल आज उठे हैं, वो इसी चीज को लेके है कि औरतें अकेले औरतों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये पुरुषों की भी उतनी ही प्रॉब्लम है, उनके ऊपर फिर बाद में आऊंगी मैं। तो 70s की तो मैं बात कर रही थी ना, उसमें सबसे पहले वीना मजूमदार ने स्टेटस ऑफ विमेन के ऊपर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है वीना मजूमदार का नाम लेना। उन्होंने पहली बार एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें पहली बार पता चला डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो का। पहली बार पता चला कि लड़कियां जो अनुपात है पुरुषों की, उसमें लड़कों की जो अनुपात है उसमें महिलाएं तो कहीं खोती चली जा रही है, उनका तो प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। क्योंकि उससे पहले इन्फेंटिसाइड की कभी बात नहीं होती, विच वॉज रैम्पेंट। तब तक फिटिसाइड की बात नहीं होनी शुरू हुई थी क्योंकि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज बाद में आई हैं। तो उस टाइम इन्फेंटिसाइड पे ध्यान दिया गया, हेल्थ स्टेटस पे ध्यान दिया गया कि औरतें जो हैं, बहुत सारी औरतें बच्चा पैदा करने की उम्र की जो औरतें वो मरी जाती हैं बच्चा पैदा करने के वक्त, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ही नहीं होती थी, हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज ही नहीं होती थी। बहुत सारी डिलीवरीज 70-80% जो है घरों में हो रही थी। तो टेटनस से और कुपोषण का शिकार है या लो वेट बेबीज पैदा हो रहे हैं। और जैसे यहाँ पे बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन हुए बहुतों ने बताई कि यंग एजेस में टीन एज मैरिजेस अब भी हो रही हैं। जो NFHS का डेटा था, पिछली जो रिपोर्ट है उसमें था कि 40% जो है हमारे अभी भी टीनेज मैरिजेस हो रही है बिलो द एज ऑफ 18। अब जो रिपोर्ट आई है हमारी 5th जो आई है, 6th भी आने वाली है, लेकिन जो 5th में भी 20-25% जो लड़कियां हैं दे आर मैरिड इन देयर टीन्स। हाँ, कुछ ऐसा ही डेटा है। तो अभी भी डेटा देखा जाए तो बहुत वो खराब है, डेटा अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद 80s में एक और रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को लेके महिलाओं की, इला भट्ट की। उन्होंने तो आंखें खोल दी, कहा कि भाई ये सब कुछ ठीक नहीं है। और औरतें सबसे ज्यादा हम बड़ी वो इतनी सारी, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से शुरू हो चुके थे हमारे 50s में, और ये ध्यान दे रहे थे एसेट क्रिएशन और इन सब चीजों के ऊपर। और ये लग रहा था कि ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल टेक केयर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास से सामाजिक विकास हो जाएगा, औरतों की स्वास्थ्य भी सुधरेगा, उनकी कंडीशन भी सुधरेगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चला कि लार्ज मेजॉरिटी जो औरतें हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, 98% उस टाइम पे। अब भी कोई ज्यादा सिचुएशन इतनी वो नहीं है कि हम सोचेंगे बहुत फर्क पड़ गया है। अभी मेरे ख्याल 92-93% जो औरतें हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है। 60-70% जो है एग्रीकल्चर के अंदर औरतें भी पुरुष भी, वो तो खैर है ही है। तो और उसमें एक और चीज उस टाइम पे बीना अग्रवाल की जो एक पेपर जो पब्लिश हुआ था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, पहली बार इनविजिबल वुमेन की बात की गई थी। क्योंकि हमारे सेंसस तो दिखाते थे 10%, 70s 80s में कि ओनली 10% वुमेन आर वर्किंग। लेकिन जब हमने एम्पिरिकल स्टडीज देखी, जो सोशल साइंटिस्ट ने जो काम किया इस एरिया में, जो रिसर्चर्स है हमारे, उन्होंने जब काम किया, उन्होंने देखा ये तो क्या बोल रहे हैं, ये सेंसस वाले क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो 70-80% औरतें काम कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, इंडस्ट्रीज में जाके काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, कौन सा ऐसा, और घर में तो कर ही रही हैं। तब पहली बार 1990s में 2000 में ये हुआ कि भाई जो सेंसस वाले जो इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं उनको सेंसिटाइज किया गया और उनको दिखाया गया कि भैया स्लाइड्स दिखाई गई, ये है औरतों के काम, देखो ये कर रही है वो काम, बाहर से पूछ के नहीं आ जाना, क्योंकि वो बहुत मैन सेंट्रिक था। बाहर से बेल बजाई, आदमी आया और उसने दे दी इंफॉर्मेशन, वो अपने बेटों की इंफॉर्मेशन देते, मैं करता हूँ काम, मेरे बच्चे काम, लड़के काम करते हैं, लड़कियां काम करती हैं, अंदर औरत घर का काम करती है, वो कहाँ गया। तो तभी तो फिर होम मेकर को डिफाइन किया गया कि हाउस वाइफ नहीं, शी शुड बी ट्रीटेड एज अ होम मेकर। क्योंकि अगर, और प्लानिंग कमीशन में भी, वेमेन कमीशन में भी सवाल उठा था कि अगर, यहाँ पे भी शायद अनीता जी ने बात की थी कि अगर औरतें
घर के काम को अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर करना शुरू कर दें तो हम मतलब चौंक जाएंगे। ऐसे हमें स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे कि औरतें कितना पैसा वो बचा रही हैं अगर वो सारा हमें बाहर देना पड़ेगा तो ये एक जिसे हम कहते हैं ना एक सेंसिटाइजेशन का जो एक दौर था हमारा, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात हुई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, फिर सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर जो कानून बने और ये सब चीजें आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल जो हमारी रही है, जो जर्नी हमारी रही है, हमारे वुमेन मूवमेंट्स ने हमारी जो एक स्थिति बनाई है वो काबिले तारीफ, मतलब बहुत उसकी हम तारीफ कर सकते हैं। और आज हम इस स्टेज पे हैं, इस जगह पे आके हम अपनी पूरी स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। ये हमें एक प्रिविलेजेस कहो या जो भी कहो कि एक डिस्कोर्स हमारे सामने बन के आया है, जिसमें हमें ये सब चीजें एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो चुनौती मैं मानती हूँ वो ये है कि हम लोग ना कहीं पे ना हमारा जो एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो था, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों साथ चल के इन सवालों के हम जवाब ढूंढ रहे थे, वो कहीं डिफ्यूज हो गया। कोई हम बात ही नहीं करना चाहते और डिफ्यूज होने के पीछे बहुत सारी ताकतों के हाथ हैं कि तितर कर दो, लोगों को आपस में जुड़ ना पाए। एक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। ये तो लेफ्ट वाले हैं, इन्होंने तो ऐसी बात करनी है, ये राइटिस्ट है, इन्होंने ऐसी बात करनी है। तो धर्म, जाति, ऐसा लगता है कि जो हमारे डेवलपमेंट इश्यूज थे वो कहाँ गए, जिनकी हम बात करते थे वो कहाँ गए, महिलाओं की स्थिति की बात करते थे वो कहाँ गई, वो महिला पुरुष की जो बात करते थे वो जेंडर पर्सपेक्टिव पे खो गया कहीं पे। अब कोई नहीं बात करना चाहता, कोई नहीं बात करना एक्सेप्ट के कोई रिसर्च में कोई अपना इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। लेकिन आम मतलब एक जो चीज आगे बढ़ती चली जानी चाहिए थी, और अब हम ये बातें, अगर ये ऐसे चलता रहता तो हम ये बातें नहीं कर रहे होते, हम कुछ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे होते कि बच्चों को और अच्छी शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं, महिलाएं और अच्छा कैसे कर सकती हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, है ना, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के संदर्भ में जो एक पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे जो एक मेंटल ब्लॉक्स जो हमारे बन गए हैं, हम आपस में बात ही नहीं करना चाहते इस चीज के ऊपर। हमें लगता है कि इनको बस अंडर द कारपेट ही रखो, और हाँ ठीक है, ये फ्लावरिंग लैंग्वेज और ये सब बोल के हम रखते हैं चीजों को, बहुत बार रखते हैं, लेकिन एक कॉन्क्रीट रियलिटी, प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारी आज के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे कास्ट के भी सवाल हैं, जहाँ पे महिलाओं के भी सवाल हैं, जहाँ पे बच्चों के भी सवाल हैं, उनकी महिलाओं की सेहत का सवाल है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सवाल है, और खैर सवालों के साथ मैं बात और भी रखूंगी। तो ये चीजें हमें बहुत जरूरी है एक नए तरीके से शुरुआत करने दोबारा से, ताकि हम इनको चाहे 2 महीने में चाहे 4 महीने में मिलो, लेकिन एक स्मॉल ग्रुप्स के अंदर हमें ये चीज रखनी पड़ेगी और रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज तो हमारे अंदर से निकल के आ रही है कि ठीक नहीं हो रहा जो भी हो रहा है ना। बहुत सारी चीजें अंदर से, एक अनरेस्ट तो है हमारे अंदर, सबके अंदर है वो, कि जो हमने जो जैसे नेहरू जी की बात की और बहुत सारे जो पायनियर्स जो हुए हैं उनकी बात रखी है, लेकिन आगे कैसे बढ़े आप, है ना, मुश्किलें क्या हैं, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं और संभावनाएं क्या हैं, तो हमें एक एक को लेना पड़ेगा और हमें उन सबको मिलके कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे लगता है मैं थोड़े से सवालों के ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो कितना ही बोलते रहो कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो मैं एक सवाल जो एक बच्ची ने अभी किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड, है ना, कि पहली रात को उसके साथ जो वायलेंस हुआ, ये हुआ, मुझे ऐसा लगता है ये जो इंस्टांसेस हो रहे हैं ना, इसके पीछे जाने की जरूरत है, खास तौर पे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को देखने की जरूरत है।
असली जो मुद्दा है वहां पे है। अब मैं वैसे बात करती हूँ, जैसे चॉइस मैरिजेस की बात होती है या लव मैरिजेस की बात होती है, हमारा समाज क्यों नहीं उसको बढ़ावा देता? क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई है हमारी खरीद फरोख्त, डाउरी जिसे बोलते हैं, हमारा जुड़ा हुआ है ब्राइड गिवर एंड ब्राइड टेकर के बीच का रिश्ता, जो बहुत ही अनइक्वल रिश्ता है, हमारा जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी राइट्स। अगर कहीं पे मान लो, क्योंकि अगर कोई भी लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो वो इतना तो है कि दे हैव गॉट सम कंट्रोल ऑन देयर लाइफ, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग दैट डिसीजन। इतना तो पक्का ही है ना कि उनका वो एम्पावर्ड है, वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी वो गिफ्ट्स ले नहीं ले, किससे ले। और हाँ, जहाँ तक प्रॉपर्टी राइट्स की बात है तो वहां पे तो वो संजीदा होंगे कि भैया ठीक है, लड़के का हक है तो लड़की का भी उतना ही हक है ना। तो क्योंकि हमारा समाज नहीं तैयार इसकी चीज के लिए, हमारी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जो रिचुअल्स जो हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब आप एक चीज देखो, मेरे टाइम में शादियां फिर भी ठीक होती थी। मेरे टाइम में इतना दान दहेज कोई नहीं देता था, सच्ची बताऊं मैं, क्योंकि मैंने तो खैर अपनी मर्जी से शादी की थी उस टाइम पे भी, 40-50 साल पहले भी, लेकिन वो सब नहीं था। ठीक है, ये था कि हाँ ठीक है, जो गिफ्ट्स दे दिए। अब आप देख लो, जो सर्वाइविंग डॉटर्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, जो फीटिसाइड से बच गई हैं, वो बड़े हो गए हैं बच्चे, उनकी शादियां हो रही हैं, हाईली एजुकेटेड है बच्चे। मैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रही हूँ, चाहे वो रूरल में है चाहे अर्बन में है, वहां पे क्लियर कट है ये चीज कि हमें मतलब अब ऐसे कर दिया कि थाली में सजा के दे रहे हैं बच्चों को, एक ऐसी जिंदगी थाली में सजा के दे रहे हैं, ना उनके कोई बेसिक स्किल्स दिए जा रहे हैं बच्चों को कि भी तुम्हें खाना बनाना भी आना चाहिए, तुम्हें अपने डिसीजंस भी लेने आना चाहिए। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो आईटीज में हैं और वहां पे भी लड़के वाले डिक्टेट कर रहे हैं कि हमें, उन्होंने कहा ना कि गाड़ी और ये सब चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम सेंट्रो या पता नहीं कौन सी गाड़ी दे देंगे। थे नहीं जी, ये गाड़ी तो हमारे घर नहीं खड़ी हो सकती, तो बेइज्जती हो जाएगी। आप ऐसा करो, हम आपने जितने पैसे देने दे दो, हम और डाल के हम बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे या वो, मतलब ये कहने का तरीका था कि भैया हमें ये गाड़ी चाहिए, तो लड़की वालों ने वही गाड़ी दी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं, ये बताओ। हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, हम अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं, लड़की क्या पैरामीटर्स हैं, लड़की शादी करनी है तो क्या चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, लंबी लड़की, और इसमें कोई चेंज नहीं आया पिछले 20 साल में, 30 साल में भी यही था, तब भी यही कहते थे। तब ये था कि हाँ खेती का काम है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए लड़की की, लेकिन सुंदर लंबी और ये सब तब भी था। और अब क्या है, लड़की सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, कमाओ चाहिए, करा होना चाहिए, और लड़का क्या चाहिए, अर्बन बेस्ड चाहिए, क्योंकि कोई लड़की चाहे गांव में रहती हो वो रूरल बेस्ड लड़के से शादी नहीं करना चाहती, अर्बन बेस्ड प्रॉपर्टी वाला लड़का चाहिए और कमाऊ होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें सेट कर दी हैं। अब होता क्या है, जैसे कोई लिस्ट निकलती है ना, जुडिशरी की निकलती है या कोई भी लिस्ट निकलती है, तो लड़की वाले बुक करते हैं हम लड़कों को, देख लेते हैं कि भैया कितना पैसा लगाना है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख। और ये जो ये हमारा इधर गुड़गांव और ये जो एरिया है इस तरफ का, तो यहाँ तो पूछो ही मत क्या चल रहा है, पूरी खरीद फरोख्त हो रही है। मैं बताऊंगा आपको लड़के लड़कों, क्योंकि हम अभी तक भी, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदि मानव जो समाज है ना उसी में रह रहे हैं। सही में हम मेंटल स्टेटस की बात ही नहीं करते, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम लड़के से या लड़की से कभी पूछते ही नहीं है कि बेटा तुम्हें कहाँ शादी करनी है, किससे शादी करनी है। ये माहौल ही नहीं है हमारे परिवार में, क्योंकि ये माहौल होना चाहिए डे 1 से, जब बच्चे पैदा होते हैं, घर में रहते हैं और माँ बाप से, वो डायलॉग ही नहीं है। एक ऐसी मतलब आर्टिफिशियल सी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, और अब तो मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया। 4 जने घर में, चारों अपने अपने मोबाइल पे, नो डिस्कशन एट ऑल, नथिंग, नो डायलॉग। माँ का अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, फादर का बेटा बेटी के साथ, या हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई डायलॉग नहीं हो रहा। जो भी ऊपर की मंजिल पे है कोई जना, तो वहां से मैसेज कर रहा है खाना बन गया तो मैं हूँ नीचे
मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई हमें अपने ऊपर भी सवाल करते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। मतलब लड़की को हम देखो रोहतक का अगर है या इधर भी बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे मेरा काम भी है, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं यहाँ पे एजुकेशन वाइज दे आर डूइंग वेरी गुड। और नेट सेट और ये सब भी सब बच्चों के आगे कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स वो सब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जब एम्पावरमेंट की बात आती है रियल सेंस में, वो क्या होती है, डिसीजन मेकिंग। जब तक आप अपने डिसीजन और जब तक आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, आप नहीं कुछ कर सकते। सीधी सी बात है, एक तो हाथ ऐसे है और एक ऐसे है। जब तक आपका हाथ ऐसे रहेगा ना, तो जो बंदा आपके साथ है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। तो एक तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो पहली सीढ़ी है एम्पावरमेंट की। दूसरी है डिसीजन मेकिंग। अब हो क्या रहा है, चलो इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट हो गए लोग, लड़कियां भी हो गई, लेकिन जब डिसीजंस लेने की बात आती तो फैमिली पे, हस्बैंड पे छोड़ देते हैं। वो ट्रेनिंग ही मिसिंग है ना हमारी, वो डायलॉग ही नहीं है, कभी था ही नहीं। अपने कपड़ों से कि कौन से कपड़े खरीदने, क्या लेना है, क्या खाना है, क्या करना है, शादी किससे करनी है, जीरो। तो मेरा ये मानना है, जैसे किसी ने सवाल किया था, तो उसी से जुड़ी हुई बात है कि हमें एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, बिल्कुल एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। हमें अपने आप को बहुत ज्यादा एक स्पेस देने की जरूरत है, आगे ले जाने की जरूरत है, और अपने मेंटल ब्लॉक्स जो है उनको खोलने की जरूरत है। ये जो हमने अपने अंदर बना लिया है ना कि नहीं नहीं मेरा परिवार है, बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों को तो फिर भी कहना ही कहना है, कहने दो जो कहता है। अपने हिसाब से चलो, अपनी लाइफ को खुद डिफाइन करो, आप क्या करना चाहते हो। दूसरा जो था, किसी ने कहा था कि स्त्री पुरुष के बारे में, कि दोनों एक इसी समाज का हिस्सा है। यस, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, नहीं चल सकते हम एक दूसरे के बिना, ये तो हमारी नेचर में है, ये हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है ना। और जब हम बात करते, इसीलिए जेंडर पर्सपेक्टिव की मैं बात करती हूँ कि इक्वालिटी का जो मतलब होता है वो सेमनेस नहीं होता। कुछ काम लड़के अच्छे कर सकते हैं, कुछ लड़कियां अच्छी करती हैं। वो क्यों करती हैं ये नहीं बायोलॉजिकल, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। हो सकता है एक लड़कियां जो बाहर के काम बहुत अच्छी करते हैं, कोई लड़का घर में खाना बहुत अच्छा बनाता है, या कपड़े अच्छे धो लेता है, या कुछ भी कर लेता है वो। तो हमें एक तो इससे भी बाहर निकलना है कि इक्वालिटी जो है दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड कीपिंग इन व्यू द सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये नहीं है कि आदमी ये काम कर सकता है तो लड़की को भी करना है वही काम, या लड़की कर सकती है तो आदमी को नहीं कर रहा वो काम। तो वो हमें एक तरह से रिडिफाइन करना है। और अगर मान लो किसी घर में किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है, किसी बच्ची के साथ बुरा होता है, लड़की के साथ रेप होता है, या कुछ मार पिटाई होती है, तो वो लड़की या उसकी माँ ही नहीं अफेक्टेड होती, पिता भी उतना अफेक्टेड होता है, उसका भाई भी उतना अफेक्टेड होता है। तो ये सोच जो है ना, ये संजीदगी और ये सेंसिटाइजेशन का होना बहुत जरूरी है हमारी फैमिलीज के अंदर। ये भाई वो लड़की, वो कुछ भी ऐसा जो होता है वो सबको इक्वली अफेक्ट करता है। ये मेन वर्सेस वुमेन की कहानी नहीं है, हमें दोनों को साथ लेके चलना है। हाँ, सिस्टम ने जो जैसा हमारे सामने खड़ा कर दिया, हमें एक दूसरे को के खिलाफ खड़ा कर दिया, उसको उसके ऊपर विचार करता, उसके ऊपर एक इंटरवेंशन की हमें बहुत जरूरी है। बाकी जो किसी लड़की ने कहा था कि स्ट्रैटेजीज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो ज्यादा लोग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो बेहतर सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है ताकि हम अपना बेस्ट दे पाए, उसमें क्या हमें करना चाहिए। बाकी एक जो था कि कुछ औरतें भी जो हैं पुरुष बन जाती हैं, की जो है ना, दैट अफेक्ट्स एवरीवन इक्वली, चाहे वो 20 साल की लड़की है, 50 साल की लड़की, 70 साल की, उसमें उस औरत का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भी आदमियों को इम्प्रेस करने के लिए उसी लाइन पे चलेगी। अब देखा ना घर में जैसे सास भी है, बहू भी है, तो सास के हाथ में कंट्रोल होता है,
अब वो कंट्रोल जो होता है वो इसलिए नहीं है कि भाई वो उस पोजीशन में आ गई, क्योंकि वो पुरुषों की तरफ देखती है। अगर उस तरीके से वो काम नहीं करेगी तो वो ऑफेंड हो जाएंगे, और उनको खुश रखना उसको लगता है कि जैसे वो जो है वेल्ड वुमेन जो लिखी थी प्रेम चौधरी, तो वो सैटेलाइट की तरह है, वो चीजें घूमती हैं और उसमें महिलाएं और पुरुष जो है, तो हमें जरूरत है उससे बाहर निकलना, उस सोच से बाहर निकलना, एक ह्यूमन लेवल पे हमें बात करने की जरूरत है एक दूसरे के साथ। और एक डायलॉग जो है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, एक फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है। इसी के साथ मैं अपनी बात